सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो यूनिट 2 है ह्यूमन राइट्स, उसका आज लेक्चर नंबर 10 लेने वाले हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू फ्रीडम। देखो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने राइट टू इक्वालिटी देख लिया था, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आज आर्टिकल 19 से 22 तक देख लेंगे, जितने भी बेसिकली राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको कौन सी आज़ादियाँ देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन करने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी। तो बेसिकली जो आपके फ्रीडम से जो आपके अधिकार है वो बेसिकली आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक जितने भी वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज ये देखेंगे। तो टोटली पहले हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं बेसिकली कि ये जो आर्टिकल्स है टोटली देखोगे तो हम 5 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप बोलोगे 5 कैसे, टोटल तो सिर्फ 4 ही आर्टिकल्स है, 19, 20, 21, 22। तो देखो बेसिकली हुए क्या, बेसिकली देखो यहाँ पे देखो सबसे पहला तो हमारा आर्टिकल 19 है बेसिकली फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में, कि आपको कौन से फ्रीडम्स है, जैसे आपको बोलने की आज़ादी, आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, आपको एक्सप्रेशन मतलब जैसे मान लो कोई नेता आपको पसंद नहीं आता है तो नहीं, हम लोग नेता का पुतला जला देते, आपने देखा होगा लोग नारे लगाते, हमको ये नेता नहीं चाहिए, वापस करो, हमारा नेता कैसा, वैसे मतलब लोग एक्सप्रेस करते हैं कि मतलब अपना फीलिंग दिखाते हैं कि हमको ये नेता पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेशन करने की भी आज़ादी है, आपको बोलने की भी आज़ादी है, आपको घूमने फिरने की आज़ादी है। तो ऐसी जितनी भी आपकी आज़ादी, आपको फॉरेन जाने की भी आज़ादी है। तो जितनी आपके फ्रीडम्स है वो बेसिकली आर्टिकल 19 के अंदर ही बताए गए हैं। ठीक है, उसके अंदर टोटल 7 आज़ादी है आपकी फ्रीडम्स है, तो वो अभी पढ़ेंगे हम लोग तो आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो आर्टिकल 20 बेसिकली कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वीनियंस। बेसिकली आपने डायलॉग सुना होगा ना कहीं टीवी में, कि जब तक किसी मतलब क्या बोलते हैं अपना क्रिमिनल का, जब तक किसी भी आदमी का क्राइम साबित नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम उसे एक निर्दोषी मानते हैं, इनोसेंट मानते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने सुना होगा टीवी में डायलॉग कि जब तक तेरा जो है जुर्म कबूल मतलब साबित नहीं हो जाता तब तक तेरे को कानून जो है वो एक मतलब निर्दोषी मानेगा। ठीक है, और जब तेरा कबूल हो जाएगा कि हाँ भाई तूने ही मतलब ये क्राइम किया है, तब तेरे को कानून सजा देगा और तब तुझे इनोसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 20 उसी से रिलेटेड है कि आपको बेसिकली ये नहीं माना जाएगा, आपको एक क्रिमिनल नहीं माना जाएगा जब तक आपका ऑफेंस जो है वो डिक्लेयर नहीं हो जाता कि हाँ भाई आप ही ने किया है। और उसी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं कि आपको आपके मनपसंद लॉयर या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो आर्टिकल 21 जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बेसिकली ये आर्टिकल 21 जो है ये आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की आज़ादी देता है कि आपके पास अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में मान लो कोई गाड़ी वाला है, ठीक है, उसका मान लो साइलेंसर ख़राब है और बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो ऐसे टाइम पर देखो तो पुलिस जो रहती है उस गाड़ी को जब्त कर लेती है, पकड़ लेती है। ठीक है, कि तेरा साइलेंसर ख़राब है, प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, अब प्रदूषण फैलने की वजह से देखोगे तो एक टाइप से आपकी ज़िंदगी उसके ख़राब हो रही है ना, आपकी लाइफ उसमें खतरे में आ रही है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि आपके पास अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है, एक अच्छा वातावरण में रहने का हक है, मतलब आपको लाइफ जीने का हक है, आपकी लाइफ को कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि आप खुद को भी अपनी लाइफ को नहीं छीन सकते। ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा। और उसी में पर्सनल लिबर्टी भी है कि आपको अपनी घूमने फिरने की आज़ादी, आपके पास प्राइवेसी की आज़ादी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है पर्सनल फ्रीडम की भी आपको आज़ादी है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 21 का देखोगे तो उसके बाद एक आर्टिकल 21 का ए जो है वो बाद में जोड़ दिया गया था इसके अंदर। ठीक है, अब बेसिकली इसमें ए क्यों जोड़ा गया, इसी को आर्टिकल 22 बोल देना चाहिए था या फिर बाद में डाल देना चाहिए था। तो देखोगे तो जब ये आर्टिकल 21 बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर देखो तो ये जो आर्टिकल 21 का जो ए है राइट टू एजुकेशन, ये पहले हमने एक फंडामेंटल फ्रीडम बेसिकली नहीं बनाया था इसको, मतलब एक फंडामेंटल राइट इसे नहीं बनाया था हमने पहले। एक टाइप से आप कह सकते हो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं था, ये एज अ ड्यूटी थी जो भी बेसिकली गवर्नमेंट चलाते हैं, स्टेट की बस एक ड्यूटी थी। ठीक है, ओके, मतलब वो ड्यूटी है, वो चाहे तो इसे पूरा कर सकते हैं, यानी लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं फ्री में, और अगर नहीं भी देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहले था बेसिकली कि एक फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन बाद में इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि बेसिकली कि हर एक आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि वो आदमी जो है वो एक एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसलिए बेसिकली इसको भी एक फंडामेंटल राइट बना दिया है कि आपके पास हक है एजुकेशन का भी, कि सरकार जो रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी, वो आपको मिनिमम 14 साल की उम्र तक फ्री में पढ़ाएगी। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अगर मान लो आप 6 साल की उम्र के हो या फिर 14 साल तक की उम्र के हो तो गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ाएगी। बेसिकली हमारा जो एलिमेंट्री होता है ना, प्राइमरी एजुकेशन 8वीं तक, वहाँ तक पढ़ाएगी आपको फ्री में। उसके बाद देखोगे तो उसके बाद मेरिट के ऊपर रहेगा कि आप अगर अच्छा मार्क्स आता है गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी। नहीं, आपने सुना होगा ना जो सरकारी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आपको जीबी में डाल देते हैं, मेरिट अगर अच्छा मार्क्स आ जाता है
तो आपको बेसिकली वहाँ पर रिजर्वेशन मतलब मिल जाती है वहाँ पर, ठीक है, कि मतलब आपको अच्छे मार्क्स आए, ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो वहाँ पर आपको कम फीस में एडमिशन हो जाता है, तो उस हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। तो आपको एजुकेशन का हक है, तो आर्टिकल 21 का ए में बोला गया है, ठीक है। इसे बाद में डाला गया था इसलिए ए बना दिया गया, ओके मतलब बाद में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। उसके बाद देखोगे तो फिफ्थ जो हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली आर्टिकल 22, जो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी क्या कि देखो कई बार होता है पुलिस जो होती है, नहीं आपने मतलब कभी फिल्म विल्म में देखा होगा कि आपने कोई गलती नहीं की, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको पुलिस ज़बरदस्ती पकड़ के लेके चली जाती है। तो बेसिकली यही आर्टिकल 22 के अंदर यही बताया गया है, पुलिस आपको कब अरेस्ट करके लेके जा सकती है, पुलिस जो है आपको रिमांड में कब लेती है, बेसिकली पुलिस को लेते टाइम पे आपको वारंट दिखाना होता है, नहीं दिखाना होता है, कितने टाइम पर बेसिकली जज के पास लेके जाना रहता है, ये वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर पुलिस को बेसिकली ड्यूटी है कि वो पुलिस जो है वो जज के पास आपको प्रेजेंट कर दे, वो उससे ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं रख सकता, अगर वो रखता है तो उसकी जॉब भी जा सकती है, ठीक है बेसिकली। तो आर्टिकल 22 बेसिकली अरेस्ट डिटेंशन के ऊपर है, और बेसिकली डिटेंशन का मतलब होता है जब आपने कोई क्राइम ही नहीं किया और फिर भी आपको जेल में डाल दिया जाता है। जैसे 370 हटाते टाइम पर वहाँ के जितने भी नेता थे उन लोगों को बेसिकली देखोगे तो नज़रबंद कर दिया गया था, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था फिर भी उनको उनके घर के अंदर ही बंद करके रख दिया गया था, एक टाइप से देखोगे तो डिटेन कर दिया गया था उनको, ठीक है। तो बेसिकली उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये 5 आर्टिकल्स आज पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आर्टिकल 19 है उसको समझ लेते हैं। तो देखो आर्टिकल 19 जो है उसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का रीड भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है रीड? तो देखो ये जो बेसिकली आर्टिकल 19 है ये बेसिकली वो राइट आर्टिकल है जो कि लोगों को उनके फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, देता है बेसिकली, मतलब जिंदगी जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो हक होती है, फ्रीडम्स होती है, वो देता है हमारा आर्टिकल 19। इसलिए इसको संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रीड भी कहा जाता है, बैकबोन भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इससे मतलब इससे पुराने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था मैं भी आपको, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो आर्टिकल 19 है इसके अंदर 6 प्रकार की आपको आज़ादियाँ है, फ्रीडम से बेसिकली राइट्स आप एक टाइप से बोल सकते हो या फिर फ्रीडम बोल सकते हो कि आपको 6 प्रकार की फ्रीडम्स है, ठीक है, मतलब 7 प्रकार की फ्रीडम्स है, जिसमें से एक जो है वो अभी मतलब हटा चुका है, अब वो आपका बेसिकली कह सकते हो फ्रीडम नहीं है, उसको अब एक लीगल फ्रीडम बना दिए गए हैं, ठीक है, लीगल राइट बना दिया गया है, ओके। अब देखो बेसिकली ये जो आर्टिकल 19 है यहाँ पर आपको फंडामेंटल फ्रीडम्स दी जाती है कि मतलब जैसे आपको बोलने की आज़ादी, वो सारी घूमने फिरने की आज़ादी, वो सारी आज़ादियाँ हैं। तो एक एक करके जितनी भी आज़ादियाँ हैं, जितने भी आपके राइट्स है वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जो आर्टिकल 19 का जो ए है बेसिकली, यानी सबसे पहला जो आपको फ्रीडम मिलता है वो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब क्या कि आपके पास बोलने की आज़ादी है और एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी है, ठीक है। बोलना मतलब जैसे आप कुछ को आपको जैसे मान लो कोई नेता का काम नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसके बारे में बोल सकते हो कि देखो कैसा नेता है। जैसा आपने आसपास में देखा होगा काफ़ी सारे लोग रहते हैं वो मोदी जी को गाली देते रहते हैं या फिर कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, ठीक है। आपके पास एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मतलब आप जो फील करते हो, जब आप दूसरों को दिखाते हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसा मान लो आप दुखी हो तो आप चेहरा उदास कर लेते हो तो उसको बोलते हैं ना, हाँ भाई आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप दुखी हो, ठीक है। आप खुश रहते हो तो स्माइल करते हो, तब लोगों को पता चलता है हाँ भाई ये खुद खुश है आज, ठीक है। तो वैसे ही आपको एक्सप्रेशन की भी आज़ादी है। कोई नेता का काम नहीं पसंद आ रहा तो आप चाहो तो उसका पुतला जला सकते हो, उसको चप्पल की माला पहना सकती हो। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें, नहीं आप जैसे 3-4 साल पहले हमारे जो फौजी लोग मरे थे तो लोग जो थे बेसिकली इसे पुतला बना कर मतलब मार रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान का। तो ऐसे बेसिकली आप एक्सप्रेशन की भी आपकी आज़ादी है, आपके पास बोलने और एक्सप्रेशन की आज़ादी है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि देखो बेसिकली ये जो आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स है ये कई बार होता है कि आपके जो राइट्स है, आपकी जो फ्रीडम्स है वो दूसरे की फ्रीडम्स को छीन लेती है, उनके राइट्स को छीन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है, तो आपको बोलने की आज़ादी है तो मान लो मैं सामने वाले को गाली दे रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं उल्टा सीधा गाली दे रहा हूँ तो उसको भी तो आज़ादी है ना समाज के अंदर अच्छे से ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि भैया समाज में अच्छी तरीके से जीने का, अच्छा जीने का उसको भी तो हक है भाई कि वो किसी का गाली सुन के ना ले, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आपका जो हक है वो दूसरे के हक को छीन ले रहा है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मूवमेंट की भी आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी, ठीक है, मतलब यहाँ पर घूमने फिरने की भी आपको आज़ादी है। तो इसका मतलब मैं तो कहीं पर भी घूम फिर सकता हूँ। मान लो मैं किसी के बाथरूम में घुस गया तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो मेरी तो आज़ादी है मैं घूमने फिरने की, लेकिन सामने वाले की भी तो आज़ादी है ना प्राइवेसी की। तो ऐसे टाइम पर होता है कि हमारे जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है बेसिकली वो दूसरे के फंडामेंटल फ्रीडम को वायलेट कर देते हैं, यानी परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे जो
कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर हमें 8 रिस्ट्रिक्शन बताई गई है, 8 मतलब रुकावटें बताई गई है, जहाँ पर आपके बेसिकली जो राइट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। बेसिकली आपके एक टाइप से कह सकते हो आपके जो भी फ्रीडम्स है, आपके जो भी राइट्स है, उनको थोड़ा बहुत कम करने के लिए 8 रिस्ट्रिक्शन बताई गई है कि आप इसके विरोध में कुछ नहीं बोल सकते, मतलब इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बोल सकते आप, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर देखो बोला गया है ये बेसिकली ये 8 रिस्ट्रिक्शंस है कि ये 8 रिस्ट्रिक्शन है जिसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं बोल सकते, इसके खिलाफ में, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे पहला जो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स को जहाँ पे रोका जाता है वो ये रहता है कि देखो सबसे पहला होता है बेसिकली सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब क्या, देखो कि आप अपने फ्रीडम्स का बेसिकली अपने देश के सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा लाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एकता और अखंडता। मतलब क्या कि आपको अपने देश को तोड़ने के लिए आपको कोई भी ऐसी भाषा या फिर किसी भी चीज़ का आपका जितने भी फ्रीडम्स है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर देखोगे 3-4 साल पहले हुआ था कि मतलब कन्हैया लाल का केस था बेसिकली, कि उसने, आपने मे भी सुना होगा ये डायलॉग टीवी न्यूज़ में कहीं ना कहीं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, ठीक है। तो ये देखोगे तो इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो बेसिकली आपका ये जो फ्रीडम है स्पीच का कि आप कुछ भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है कि आप देश की एकता और अखंडता के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते, कि आप देश को गाली नहीं दे सकते, देश को ये नहीं बोल सकते कि भैया आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब हमारा देश को अलग कर दो। जैसे कश्मीर वाले रहते हैं ना, कश्मीर के लोग, कि वो लोग बोलते हैं हमको अलग देश चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहला आपका रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपकी जितने भी फ्रीडम्स है वो देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए, सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी के ऊपर किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आना चाहिए देश की इंटीग्रिटी और सॉवर्निटी के ऊपर, ठीक है, एकता और अखंडता के ऊपर। उसके बाद सेकंड इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब क्या, बेसिकली देखो सिक्योरिटी मतलब देश की सिक्योरिटी के ऊपर भी किसी प्रकार का खतरा नहीं रहना चाहिए। जैसे आपके पास घूमने फिरने की आज़ादी है, तो ये नहीं ना रहेगा कि आप कहीं पे भी घूमने फिरने, मान लो जैसे कि हम लोग कोई एजेंसी वाले हैं, मान लो जैसे हम लोग मिसाइल बना रहे हैं, ठीक है, तो आप डिफेंस के रूम में चले गए जहाँ पे मिसाइल बन रहा है, तो ये मतलब देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हो सकता है आप कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दो, ठीक है, आपको बोलने की आज़ादी है, तो ऐसा टाइम पे देखोगे तो कोई मान लो एजेंट है, वो कुछ भी बोल दे, न्यूज़ में आकर बोल दे हाँ देखो हमने ये मिसाइल बना दिया है, आप पाकिस्तान का हम ये करेंगे, हमारे एजेंट वहां पर पहुंच चुके, तो यहाँ पर देश की सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको बोलने की आज़ादी दे दी जाएगी तो ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिकली देश की सिक्योरिटी के लिए आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे कि कोई मान लो कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो आप बोल नहीं सकते, दूसरे को बता नहीं सकते। देखोगे जैसे जो सेना में होते या फिर जो एजेंट होते, जो रॉ एजेंट होते, वो अपना कभी भी बोल नहीं सकते, ठीक है, मतलब कि वो कहाँ पे मिशन किए थे, कहाँ पे थे, अभी कहाँ पे जा रहे, ऐसा वो देखोगे तो पब्लिकली नहीं बोल सकते वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देश की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड भी कुछ बोल नहीं सकते, पब्लिक ऑर्डर भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब लोगों को परेशानी करने वाला भी चीज़ नहीं बोल सकते। रहता है ना, हम लोग गाली देते लोगों को, या फिर मान लो हम रोड पे है, हमको भैया बोलने की आज़ादी है तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम रोड पे मान लो दूसरे को गाली दे रहे हैं, या फिर मान लो हम कुछ भी अंडरस्टैंड बोल रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये पब्लिक ऑर्डर यानी लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास घूमने फिरने की आज़ादी है तो आप किसी के बेडरूम में घुस जाओगे रात को, ठीक है, कि देखो क्या कर रहा है ये रात को, ठीक है, तो आप बोलोगे मेरे को तो घूमने फिरने की आज़ादी है, मैं तेरे बेडरूम में भी घूम सकता हूँ। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो उसका भी तो बेसिकली राइट है कि उसके पास प्राइवेसी का हक है, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, पब्लिक डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसे मतलब आप अपने फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर आपकी फ्रीडम को रोक दिया जाएगा अगर पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब होगी तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंटेनमेंट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की आप बेसिकली बेइज्जती नहीं कर सकते। मान लो कोर्ट ने कोई डिसीजन लाया कि कोर्ट ने बोला कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप उससे रिलेटेड अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आपको बोलने के साथ तो आप उल्टा सीधा बोलने लो, नहीं मैं कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। आपको मतलब बेसिकली आप कोर्ट की जो भी डिसीजंस आते हैं आपको उन्हें मानना रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली कोर्ट की कंटेनमेंट का मतलब होता है अहिलना नहीं कर सकते, जो भी वो बोल रहा है उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती एक टाइम पे नहीं कर सकते कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद होता है डिफेंस, ठीक है, डिफेंस एंड मॉरलिटी, यानी किसी की भी मॉरलिटी एक रहता है ना, हाँ भाई मतलब जैसे रहता है ना एक इज्जत रहती है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी नहीं बोल सकती। देखो ये नेता कितना घटिया नेता है, इसने देखो ऐसा ऐसा कर दिया है, ये मतलब रहता है ना, लोग अफवाह फैला देते कि ये नेता जो था ये इतना ब्लैक मनी लिया था, तो लोग ऐसे मतलब उल्टा सीधा नहीं बोल सकते आपके ऊपर। मान लो कोई टीवी चैनल वाला है वो ऐसा बोल दे कि
भाई ये नेता जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा घटिया आदमी है, तो उसकी मॉरलिटी जो उसकी बेसिकली इज्जत है उसके ऊपर हाथ आ जा रहा है, जिसकी वजह से वो चाहे तो उसको जेल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी के मॉरलिटी के ऊपर भी कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद होता है डेफेमेशन। ठीक है, डेफेमेशन का मतलब होता है अफवाह भी आप नहीं फैला सकते किसी के विरुद्ध में। ये मान लो आपको बोलने की आज़ादी है, आपको एक्सप्रेशन की आज़ादी है, मान लो आपको कोई आदमी पसंद नहीं, आपका कोई दुश्मन है, आपको पसंद नहीं वो आदमी, तो आप उससे रिलेटेड अफवाह फैला रहे हो, अरे वो मालूम है वो आदमी जो है वो इधर इधर रात को घूमता रहता है, उसको देख वो लड़की को छेड़ रहा था, वो ऐसा ऐसा करता है, पेपर में चीटिंग करके लिखा था। तो आप ऐसे अफवाह नहीं फैला सकते दूसरे की मतलब एक टाइप से रेपुटेशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो आप डेफेमेशन नहीं कर सकते। डेफेमेशन का मतलब होता है झूठी अफवाह नहीं फैला सकते। ठीक है, किसी को बेइज्जत करने के लिए कि लोग फिर उसको देखे अरे कितना घटिया आदमी है। ठीक है, तो इसलिए आप डेफेमेशन नहीं कर सकते। वो सातवां जो रिस्ट्रिक्शन है वो है इंसिटमेंट ऑफ ऑफेंस एंड वायलेंस। मतलब क्या कि आप किसी को बेसिकली भड़का भी नहीं सकते कि मतलब वो दूसरा आदमी जो है वो कोई गलत काम करते हैं। जैसा रहता है ना, हम लोग बोल देते हैं, मतलब आपने देखा होगा टीवी फिल्म में कि आदमी रहता है वो हिंदू मुस्लिमों को भड़काता रहता है, देखो देख मुस्लिम लोग को बोलता रहता है कि देख हिंदू लोग तुम्हारे मंदिर तोड़ रहे, मस्जिद तोड़ रहे। ठीक है, हिंदू लोग को बोलता रहता है। तो आप ऐसे भड़काऊ बयान या फिर रहता है ना कि दूसरे को आप भड़का नहीं सकते ताकि वो कोई वायलेशन कर सके। ठीक है, वहाँ पर आपने आप राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद देखो आठवां और लास्ट जो रिस्ट्रिक्शन है वो है फॉरेन स्टेट का। मतलब क्या कि आप किसी भी फ्रेंडली रिलेशन जो बाहर देश के जो बेसिकली हमारे अलग अलग आस पड़ोस के या फिर जितने भी देश है उनके खिलाफ में आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप जो है दूसरे कंट्रीज के साथ में वो खराब हो सकते हैं। जैसे मान लो आज दूसरा कोई, जैसे आप रशिया के मान लो प्रेसिडेंट हमारे देश में आ जाते हैं, आपको बोलने की आज़ादी, आपको एक्सप्रेशन देने की आज़ादी है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर मान लो आपने पुतिन जो है आए मान लो, तो उनको गाली वाली देने लग गए या फिर आप उनके पुतले जाने लग गए कि भैया हमको तो एक्सप्रेशन देने की आज़ादी है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखो तो दूसरे कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पर देखो तो यहाँ पर आपके रिस्ट्रिक्शन रोक दिए जाते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी आपको। ठीक है, तो बेसिकली 8 रिस्ट्रिक्शन होते हैं जिसको देखते हुए आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है उनको थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता है ताकि समाज में एक बैलेंस रहे और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो जितने भी आपके बेसिकली राइट्स है वो इन रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए ही बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब इन राइट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि देखो सबसे पहला जो हमारा राइट है, राइट टू बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन वो किसी को मॉरल इंटेग्रिटी, देश की इंटेग्रिटी के ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको जो बोलना है बोल सकते हो। मान लो आपको किसी भी नेता का काम नहीं पसंद आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये जो इनकी पॉलिसी वो अच्छी नहीं है, हमको पसंद नहीं आ रही है, ये देश के लिए ख़राब है, तो आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हो। लेकिन मॉरल या फिर बेइज्जती करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ सबसे पहला तो फ्रीडम हमारा यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। ठीक है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आप बोलना चाहते हो। उसके बाद देखो अब जो सेकंड फ्रीडम है, ठीक है, सेकंड फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ असेंबली। यानी क्या कि आप चाहो तो एक असेंबली भी बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली असेंबली का मतलब होता है कि काफ़ी सारे लोगों को बुला दिया आपने और आप किसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए उन लोगों को बुलाए हो, तो उसे असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो एक असेंबली भी बना सकते हो, आपकी इसके भी ऊपर भी फ्रीडम है। लेकिन ये चीज़ों का ध्यान रखना है रिस्ट्रिक्शन का, कि वो असेंबली ऐसे नहीं कि भैया हम इंटीग्रिटी के लिए कि भैया कैसे हम मतलब देश को ख़त्म करेंगे, मतलब हम लोग किस तरह से कश्मीर को अलग करेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर असेंबली नहीं करनी है। या फिर सिक्योरिटी पे खतरा नहीं होना चाहिए बोलने के लिए आपने असेंबली बना दी है कि भैया मिसाइल फोड़ना है, इधर बम फोड़ना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप असेंबली नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखते हुए आपको सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आपको असेंबली बनाने का भी फ्रीडम है। अब अगर मान लो असेंबली में जितने भी लोग थे, ठीक है, उन लोगों को मान लो आपकी बातें अच्छी लगती है और वो चाहते हैं वो आपसे जुड़ जाए, तो वो आप चाहो तो मिलकर उनके साथ एक एसोसिएशन भी बना सकते हो, मतलब एक ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, कि आप चलो हम एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो आपके पास एसोसिएशन बनाने का भी फ्रीडम है। लेकिन फिर आपको वही रिस्ट्रिक्शन याद रखनी है कि ये नहीं कि मतलब चला कि आपने ग्रुप बना दिया, एसोसिएशन बना दिया कि अब हमको देश को अलग करना है, कश्मीर को अलग करना है, इसके लिए आप बेसिकली इंटीग्रिटी सॉवर्निटी के ऊपर कोई भी मतलब खतरा ना पड़े, ऐसी आपको एसोसिएशन बनानी, ग्रुप बनानी है। ठीक है, कोई भी गोला बारूद उससे रिलेटेड नहीं कि भैया मालूम पड़ा बम फोड़ने के लिए आपने ग्रुप बना दिया कि हम कहाँ पे मुंबई में बम फोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह की एसोसिएशन नहीं बनानी है जो कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दी गई है। ठीक है, बेसिकली रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखते हुए, जैसे कि अगर देखोगे जो हमारा पहले जब आज़ादी के टाइम पे देखोगे तो आज़ादी के टाइम पे भी यही सारी चीज़ें थी
कि लोगों ने पहले असेंबली की, फिर लोगों ने अपना ग्रुप बना दिया, जैसे आरएसएस है, ठीक है, जिसमें भगत सिंह थे। तो इस तरह से लोगों ने अपना ग्रुप बना दिया, एसोसिएशन बना दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो तो एसोसिएशन क्यों बना था? ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सके। तो आज के टाइम पे देखोगे तो आप ऐसे देश स्टेट की बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड आप ऐसा कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकते आरएसएस जैसा, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एसोसिएशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखते हुए, ठीक है, कि कोई भी पब्लिक ऑर्डर को खतरा नहीं होना चाहिए, किसी की मॉरलिटी के ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा जो बेसिकली इसका राइट है, आपको जो फ्रीडम मिलता है वो होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बेसिकली मतलब आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, ठीक है, कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं घूमने फिरने के लिए, ठीक है। लेकिन वही आपको रिस्ट्रिक्शन याद रखने कि सिक्योरिटी के ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी के ऊपर। जैसे मान लो कि कहीं पे मिसाइल का परीक्षण हो रहा है या फिर मिसाइल बन रही है, तो वहाँ पर देखोगे तो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा, आप मिसाइल जहाँ बन रही है वहीं पर घुस गए और जाकर देख लिए भैया कहाँ कहाँ पर मिसाइल बन रहा है, ठीक है। या फिर आप किसी के बेडरूम में घुस गए तो वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर, दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपके वजह से, आपके राइट्स की वजह से दूसरे के राइट को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप अपनी फ्रीडम का बेसिकली रिस्ट्रिक्शन आपको याद रखते हुए आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, आप चाहो तो विदेश में भी घूम सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपको बेसिकली राइट है, फ्रीडम है, वो है फ्रीडम टू रेसिस्ट एंड, बेसिकली यहाँ पर फ्रीडम टू रेसिस्ट एंड सेटल। मतलब क्या कि अगर मान लो आप महाराष्ट्र में हो और आप चाहते हो, जैसे आप मान लो घूमते घूमते, ठीक है, क्योंकि आपको मूवमेंट की आज़ादी है, तो आप घूमते घूमते मान लो कश्मीर चले गए, ठीक है। अब कश्मीर गए, वहाँ की आपको वादियाँ पसंद आई, क्या मस्त पहाड़ है, क्या अच्छा मतलब शानदार जगह है, तो आपने सोचा एक काम करता हूँ मैं यहीं पे सेटल हो जाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 9 का हमारा जो 5th जो फ्रीडम है आपको यही देता है कि आपको बेसिकली सेटल होने की भी आज़ादी, आप चाहो तो वहाँ पर सेटल भी हो सकते हो, ठीक है। रहना चाहो तो वहाँ पर रह भी सकते हो, वहाँ पर एक भाड़े पे रूम ले लो और चाहो तो वहाँ पर रह भी सकते हो, ठीक है। आप मतलब रहना तो रह सकते हो, सेटल होने की भी आपको आज़ादी है, ठीक है। पहले था कि कश्मीर में नहीं रह सकते थे, लेकिन 370 हटने के बाद तो आप वहाँ पर भी रह सकते थे, ठीक है। तो आप इंडिया में कहीं पर भी चाहो तो सेटल हो सकते हो आराम से, ओके। तो ये बेसिकली इसका 5th आपको फ्रीडम मिलता है कि आप चाहो तो कहीं पे भी जा सकते हो और वहाँ पर सेटल होना चाहो तो रह सकते हो। जैसे लोग रहते हैं ना, गांव से आते हैं मुंबई में काम करने के लिए, तो बेसिकली फ्रीडम की वजह से ही आ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मान लो आप सेटल हो गए कहीं पे, जैसे मान लो आप मुंबई में आ गए, गांव से आए, बिहार यूपी से आप आए और मुंबई में आकर सेटल हो गए, यहाँ पर भाड़े के रूम में आप रह रहे हो। तो अब कितने दिन भाड़े के रूम पर रहोगे? आपने सोचा एक काम करता हूँ, खुद का मकान खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा इसका जो 6th बेसिकली जो हमारा फ्रीडम है वो यही देता है आपको कि आप चाहो तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, ठीक है। कि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने का भी हक जो है वो आपका आर्टिकल 9 देता है, बेसिकली 19 देता है, ठीक है। और आपकी ये जो प्रॉपर्टी रहेगी वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना ही ये कोई एक आम नागरिक और ना ही आपकी गवर्नमेंट, कोई भी आपका ये फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। तो बेसिकली देखोगे तो ये फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी ये भी आपसे कोई नहीं छीनने वाला है, ठीक है। लेकिन देखोगे तो बाद में इस फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी को जो है वो एक लीगल राइट बना दिया गया फंडामेंटल राइट से हटाकर, ठीक है। क्यों हटा दिया गया? तो बेसिकली मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो बेसिकली हमारा आर्टिकल 31 उसका बताया था। तो बेसिकली देखो, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी है ये वो प्रॉपर्टी है जो हम खरीदते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल 9 का जो F है, जो 6th बेसिकली यहाँ पर फ्रीडम है, ये बेसिकली बात करता है वो प्रॉपर्टी के बारे में जो हम खरीदते हैं। जैसे आप मान लो दिल्ली में गए और वहाँ पर आपने कोई मकान खरीद लिया, ठीक है, तो वो बेसिकली उस प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टी रहेगी, कल को मान लो आप जहाँ पर मकान खरीदे हो और वहीं से मान लो गवर्नमेंट को एक रेलवे की लाइन लेके जानी या फिर वहाँ पर एक हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे तो आपका घर जो है वो छीन सकती है आपसे। अब आप केस करोगे या फिर गवर्नमेंट आपको वैसे तो बेसिक कंपनसेशन देगी, आपको पैसे देंगे उसके बदले में, आपकी ज़मीन के बदले में, तो गवर्नमेंट चाहे तो आपसे छीन सकती है। लेकिन एक आम नागरिक आपसे आपका घर या फिर आपकी ज़मीन जो है प्रॉपर्टी वो नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। वहीं पर अगर आप आर्टिकल 31 देखोगे ना, तो वो प्रॉपर्टी की बात करता है जो आपने खरीदी नहीं, वो आपके बाप दादा ने मतलब रहता ना पुश्तैनी ज़मीन, उसके बारे में बात करता है कि उस ज़मीन के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आर्टिकल 19 का बेसिकली जो 7th जो बेसिकली आपको फ्रीडम मिलता है वो होता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। मतलब क्या कि अगर जैसे मान लो कि आपको घूमने फिरने की आज़ादी थी, ठीक है, तो आप घूमते फिरते दिल्ली पहुंच गए, आपको सेटल होने की भी आज़ादी है, तो वहाँ पर आप सेटल भी हो गए, ठीक है। अब सेटल होने के बाद आपने वहाँ पर प्रॉपर्टी भी खरीद ली, ठीक है, चाहे लीगल राइट हो कोई भी राइट हो, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, घर खरीद लिया खुद का। अब घर पे रहोगे तो वहाँ का आपको बेसिकली खाना पीना खर्चा पानी भी तो करना रहेगा ना, तो आपको काम करना चाहिए, ठीक है, मतलब काम करना पड़ेगा।
तो वही बेसिकली हमारा जो 7th इसका फ्रीडम है वो यही है आर्टिकल 19 का, कि आपके पास प्रोफेशन की भी आज़ादी है कि आप जो चाहो वो काम कर सकते हो। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तेरे को यही काम करना पड़ेगा वरना और कोई काम तो नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपका मन करता है कि चलो मैं तो मतलब खाना बनाऊंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब आपको जो चाहे वो आपकी आज़ादी, आपको जो प्रोफेशन करना है वो आप कर सकते हो, आपको कोई ऐसा रोकेगा नहीं, ठीक है। जैसे आपको मान लो गाड़ी चलाना है, टैक्सी वो चलानी है तो वो भी चला सकते हो, टेलर बनना है वो भी बन सकते हो, डॉक्टर अगर मान लो पढ़ाई लिखाई की है तो डॉक्टरिंग करना है तो वो भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो प्रोफेशन करना है, काम करना है अपने ज़िंदगी चलाने के लिए तो आप कर सकते हो। इसकी भी आपको आज़ादी जो है वो आर्टिकल 19 का जो है 7th जो बेसिकली क्लॉज है वो देता है आपको, ठीक है। तो 7th फ्रीडम है ये बेसिकली। तो टोटल 7 फ्रीडम है, जिसमें से अब देखोगे तो आप सिर्फ 6 फ्रीडम से, आपके बुक में 7 बताए थे इसलिए बता दे रहा हूँ। तो टोटल 7 फ्रीडम से, लेकिन अब जो है सिर्फ 6 ही फ्रीडम से ये जो फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी जो है कि आप प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, ये अब खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड देखोगे तो ये फ्रीडम के अंदर और भी चीज़ आती थी कि इसके अंदर ये भी था कि आप किसी भी फ्रीडम मतलब प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, एक्वायर भी कर सकते हो, दूसरों से भी खरीद सकते हो और खुद भी मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसकी वो भी आती है इसके अंदर। और साथ ही में अगर आप चाहो तो उस प्रॉपर्टी को ख़त्म भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई गाड़ी है तो वो भी तो आपकी एक प्रॉपर्टी है, तो आप चाहो उसको ख़त्म कर सकते हो, जलाकर ख़त्म कर दो, तो ये भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है कि अब आपकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो आपसे कोई भी आम नागरिक नहीं छीनेगा। कोई भी आके टपोरी वपोरी आदमी है तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो वो आपसे छीन सकती है, ठीक है। और एक टाइप से देखोगे तो गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन भी नहीं रहता है कि वो जरूरी है कि वो आपको कंपनसेशन दे ही, ठीक है। कभी कभार होता है कि गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन नहीं भी देती, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली और आपको पैसे भी नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो इस केस के लिए कि भैया मेरा ये तो प्रॉपर्टी छीन लिया, लीगल राइट छीन लिया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अगर आप चाहते हो कि भैया आपकी प्रॉपर्टी का आपको कंपनसेशन मिले तो उस टाइम पर हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही हमें बचाता है, ठीक है। क्योंकि देखोगे तो ये राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हमारा एक लीगल राइट बन गया है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पर हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है अगर हमको अपना प्रॉपर्टी का कंपनसेशन चाहिए रहेगा तब, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल हमारे जितने भी फंडामेंटल फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के हैं वो टोटल 7 फ्रीडम्स है। एक एक करके वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला फ्रीडम आपको बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, ठीक है। अब अच्छा बोलोगे तो असेंबली करने की भी आज़ादी है। मान लो आपने बहुत सारे लोगों को बुला दिया, असेंबली कर ली, ठीक है। उससे अच्छा और करोगे तो आपको एसोसिएशन बनाने की भी आज़ादी, आप चाहते हो एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बना दो, संगठन बना दो किसी भी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद अब आपको घूमने फिरने की भी आज़ादी है। आप मान लो दिल्ली घूमने चले गए, ठीक है, तो आपको घूमने फिरने की भी आज़ादी है, मूवमेंट की भी आज़ादी है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है, ये 8 रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसको ध्यान रखते हुए आपको ये सारी आज़ादियों का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि देश की खतरा नहीं होना चाहिए और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए लोग, ठीक है। जैसे आपको बोलने की आज़ादी तो मालूम पड़ा रोड पे आकर आप गाली वाली दे रहे हो, ठीक है, किसी को भी, तो रिस्ट्रिक्शन याद रखना है, ठीक है। तो आपको घूमने फिरने की आज़ादी, घूमते घूमते मान लो आप दिल्ली चले गए, ठीक है। अब दिल्ली में रहोगे, सोचा अब इधर ही सेटल हो जाता हूँ, मस्त काम मिल गया इधर, तो आपको उधर सेटल होने की भी आज़ादी है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 5th आपका आज़ादी है। उसके बाद देखो, अब मान लो वहाँ पर आप रह जाते हो तो आपका मन करेगा एक काम करता हूँ इधर ही हमेशा के लिए रहना है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर एक घर खरीद लेता हूँ, कितना दिन भाड़े पर रहूँगा, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने की भी आज़ादी है। वैसे तो अभी एक लीगल राइट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब वहाँ पर रहोगे, खाना पीना खाने के लिए पैसा वैसा भी तो चाहिए रहेगा ना, प्रोफेशन काम वाम करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा 7th जो फ्रीडम है वो है आपका कि प्रोफेशन करने की भी आपको आज़ादी, आप जो चाहे वो काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल 19 हो गया, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीडम्स, यानी जिंदगी जीने के लिए जो फ्रीडम चाहिए होती है वो ये सारी फ्रीडम्स है। अब अगर आपके ये फ्रीडम्स को छीन लिया जाता है तो क्या आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी? अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, आपको मूवमेंट की आज़ादी बंद कर दी जा रही है, ठीक है, आपको घूमने फिरने की आज़ादी बंद कर दी जाए, तो मतलब देखोगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है जेल के अंदर। आप घूम फिर नहीं सकते, आप किसी से भी बोल नहीं सकते, अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते हो, तो आप पर आपके 90% फ्रीडम्स को छीन लिया जाता है। तो इसलिए बेसिकली इन्हें हम फंडामेंटल फ्रीडम्स बोलते हैं कि जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा जरूरी फ्रीडम्स है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। मे भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वरना नॉर्मली नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बता दिया, ओके। सो नाउ अब आर्टिकल 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 बेसिकली कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है, आपने मे भी फिल्म में डायलॉग सुना होगा कि रहता है ना कि कोई आदमी है और उसका बेसिकली कोई भी आदमी है और जब तक उसका जो जुर्म है वो साबित नहीं हो जाता कि उसी ने वो क्राइम किया है, तब तक उस आदमी को जो है कानून वो एक निर्दोष मानता है कि अभी इसने कुछ नहीं किया, इनोसेंट मानता है। और जैसे ही उसका क्राइम जो है वो साबित हो जाता है तब उसको क्रिमिनल मानकर उसको जो भी सजा देने रहेगा वो दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 20 ही वो बात बोलता है कि बेसिकली कोई भी आदमी है, जब तक उसका जो क्राइम है वो साबित नहीं हो जाता, प्रूफ नहीं हो जाता, तब तक उस आदमी को हम इनोसेंट मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। अब देखो बेसिकली इसके अंदर 3 क्लॉजेस है, 3 बातें हैं। जैसे देखो सबसे पहला जो इसका क्लॉज है वो क्या कहता है
कि नो वन कैन बी अवॉर्डेड पनिशमेंट विच इज़ मोर देन व्हाट द लॉ ऑफ लैंड प्रिस्क्राइब एट दैट टाइम। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आज आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, मान लो आज आपने किसी का हाथ पैर तोड़ दिया, मारपीट किया है आपने, तो उसकी आज के टाइम पे सज़ा जो है वो 1 साल की है, ठीक है। अब आज आपने क्राइम किया है, उसकी सज़ा 1 साल की है, और मालूम ही आपको कि बेसिकली कोर्ट में होता क्या है कि तारीख पे तारीख आती जाती है, जजमेंट आगे बढ़ते जाता है, डेट, ठीक है। तो मान लो वो जो बेसिकली उसकी जो जजमेंट है, उसका जो कोर्ट का बेसिकली जो भी जजमेंट है, वो मान लो उसकी जो डिसीजन है वो 2 साल बाद आई, ठीक है, मतलब तारीख पे तारीख आते गई, 2 साल बाद जाकर डिसीजन आए कि हाँ भाई आपको क्या सजा होनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे मालूम पड़ रहा है कि अब 2 साल बाद जो है, मान लो कि सरकार ने अब एक नया कानून बना दिया कि अब हाथ पैर तोड़ने की, मारपीट करने की सजा जो है वो 1 साल की नहीं होगी, अब वो 10 साल की या फिर 5 साल की मान लो जेल होगी, ठीक है, 5 साल की जेल होगी और 2-3 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर देखोगे, अगर मान लो वो जो जज है वो आपको ये बोल देता है कि अब देखो नया जो लॉ बना हुआ है कि भैया 5 साल की आपको सजा होगी और 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा हाथ पैर तोड़ने का, तो ऐसे टाइम पर आप ये बोल सकते हो कि देखो आर्टिकल 20 कहता है कि जिस टाइम पर मैंने सजा की, मतलब जिस टाइम पर मैंने क्राइम किया था उसी टाइम का मेरे को सजा दो। यानी आज मैंने क्राइम किया है, आज 1 साल की सजा है, तो चाहे उसकी जजमेंट कल ही क्यों ना हो या फिर 2 साल बाद ही क्यों ना हो, उस टाइम का जो भी सजा रहेगा वो नहीं दोगे आप मेरे को। मैंने आज जो क्राइम किया है आज के टाइम का ही मेरे को सजा दोगे। यानी कि अगर 2 साल बाद भी उसका जजमेंट होता है तब भी मुझे 1 ही साल की सजा होगी, क्योंकि मैंने 1 साल, मतलब जब मैंने क्राइम किया था तो उस टाइम पर 1 साल की ही सजा थी उस क्राइम की, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट इसका क्लॉज कहता है कि बेसिकली जिस टाइम पर आप क्राइम करते हो और उस टाइम पर जो भी उसका बेसिकली लॉ होगा कि आपको कितनी सजा मिलेगी या फिर सजा नहीं मिलेगी, तो उसी हिसाब से आपको जजमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई नया कानून बना तो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लॉज कहता है और ये आपको यूडीएचआर में भी दिखा होगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया था। उसके बाद देखो सेकंड क्लॉज इसका क्या कहता है। सेकंड क्लॉज कहता है कि नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शॉल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब क्या कि कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने अगेंस्ट में गवाही दो कि हाँ भाई मैंने ये क्राइम किया है। जैसे आपने देखा होगा ना फिल्म में कि जो मतलब पुलिस वाले होते हैं वो रिमांड में लेकर बहुत ज़्यादा मतलब मारते रहते, बोलते कि हाँ कबूल कर, मतलब बोल कि तूने ये क्राइम किया था, और मतलब मारते रहते, पुलिस वाले मारते रहते, हार मान के बोलता है हाँ सर मैंने ये क्राइम किया था। फिर पुलिस वाले बोलते, कोर्ट में बोलेगा ना तूने ही क्राइम किया था, तो बोलते हैं हाँ सर बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही आर्टिकल 20 ये बोलता है कि कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ में बेसिकली कोई भी बेसिकली कहते हैं ना विटनेस बनो कि हाँ भाई मैंने ये क्राइम किया था, ठीक है। तो आप अपने खिलाफ में बोलो, ये जरूरी नहीं, मतलब आपसे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि पुलिस वाले जो रहते हैं रिमांड में लेके जाकर बहुत मारते हैं, जिसके बाद लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं हाँ भाई मैंने ये क्राइम किया था। तो ये बेसिकली आर्टिकल 20 का सेकंड क्लॉज कहता है कि आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ में गवाही दो, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने ये मतलब क्राइम किया था, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कोई भी आपको मारेगा पीटेगा नहीं, जिसको बेसिकली डूर्स बोला जाता है, ठीक है, डूरिस बेसिकली ड्रूस बोला जाता है। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई भी आपको मारेगा पीटेगा नहीं, मतलब अगर कोई मारता है पीटता है तो एक टाइप से देखो तो ऑफेंस है, ठीक है। और अगर नॉर्मली देखोगे तो पुलिस के पास हक नहीं है कि वो आपको मार सके, पीट सके जेल के अंदर, ठीक है। अगर मान लो आप जज के सामने बोल दो कि ये पुलिस वाले ने मेरे को मारा था, तो ऐसे टाइम पर पुलिस वाला जो मतलब पुलिस वाले की जॉब भी जा सकती है कि तेरे को कौन हक दिया मारने का, सजा देने का काम हम लोग का है, तेरा थोड़ी है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो उनको मारने का हक नहीं रहता, लेकिन उन लोग उगलवाने के लिए जो भी सजा है उसके लिए मारते हैं उन लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका सेकंड क्लॉज है कि आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ में गवाही दो। उसके बाद देखो थर्ड क्लॉज क्या है। थर्ड क्लॉज कहता है कि द अदर प्रिंसिपल एनशाइनेड इन द आर्टिकल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डबल जोप्रेडी, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर मान लो आज आपने कोई क्राइम किया, मान लो आज आपने चोरी चकारी की, किसी का जेब काट लिया, ठीक है, मतलब आपने किसी का पॉकेट से पैसे चोरी कर लिए, ठीक है। अब पुलिस आपको पकड़ के ले गई कि चोरी चकारी करता है, आपको मान लो 1 दिन तक पीटी, उसके बाद आपको फाइन वाइन लेकर भगा दिया, ठीक है। आपने आज एक क्राइम कर दिया, ठीक है, आपने एक चोरी चकारी कर ली, ठीक है। अब कल मान लो आप रास्ते से घूम रहे थे, पुलिस वाले ने आपको देखा और फिर से आपको पकड़ के लेके गई कि बोला लगता है आज भी फिर चोरी चकारी किया, फिर इसको लेके चलो, फिर वापस फाइन दे मेरे को और फिर इसको मारेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप बोल सकते हो कि आप मेरे को सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 20 का थर्ड क्लॉज यही कहता है कि अगर मान लो आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो उसी क्राइम के लिए आपको वापस से बेसिकली सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है, कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, मतलब 2 बार आपको एक ही काम के लिए, मतलब एक ही ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपने आज मान लो चोरी की है तो आपको दोबारा उसी चोरी के लिए वापस सजा नहीं देंगे कि भैया तूने देख कल चोरी की थी, तेरे को वापस से अगर मान लो रास्ते से घूम रहे थे तो वापस से पकड़ के लेके नहीं आएंगे आपको कि भाई तू चोर है, तूने कल चोरी की थी इसलिए आज तेरे को फिर पकड़ेंगे जेल में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका थर्ड क्लॉज कहता है कि आपको एक ही क्राइम के लिए दोबारा मतलब जेल में नहीं डाला जाएगा। अब देखो बेसिकली ये जो तीसरा इसका क्लॉज है कि आप एक सजा के लिए दूसरी 2 बार उसको एक आदमी को सजा नहीं दे सकते। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये सबसे पहला ये जो प्रिंसिपल है, ये हमारा जो मैग्ना कार्टा था जो इंग्लैंड में बना था, मैंने आपको बताया था मैग्ना कार्टा क्या है।
तो बेसिकली जो मैग्ना कार्टा है पहले इस प्रिंसिपल को डाला गया था कि मतलब क्या कि एक आदमी को एक ही सजा के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है, मतलब किसी भी एक पर्सन को। तो ये बेसिकली मैग्ना कार्टा में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। पेपर में बेसिकली एमसीक्यूज में आ सकता है, तो याद रखना, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा आर्टिकल 20 है जो कहता है कि बेसिकली आप जो है कानून के नज़र में तब तक निर्दोष है जब तक आपका क्राइम जो है वो सबूत बेसिकली प्रूव नहीं हो जाता। फर्स्ट क्लॉज इसका ये कहता है कि बेसिकली जिस टाइम पे आप क्राइम करते हो उसी टाइम पे आपको सज़ा दी जाएगी, ये नहीं कि आज का जो लॉ बना है उस हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। सेकंड क्लॉज इसका ये कहता है कि आपके खिलाफ में आपको बोलने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ में ही अपना विटनेस बन जाओ कि भैया मैंने ही ये क्राइम किया था। आप अपने खिलाफ में विटनेस नहीं भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पुलिस वाले रिमांड में लेकर मारते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्लॉज ये कहता है कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार जो है वो सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और ये प्रिंसिपल सबसे पहले कहाँ आया था, तो मैग्ना कार्टा में आया था। ओके, सो बेसिकली हमारा आर्टिकल 20 हो जाता है। अब उसके बाद देखो इसका जो 21 हमारा जो बेसिकली आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 21 जो है बेसिकली वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। मतलब क्या, ये बेसिकली आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की हक देता है आपको कि आपके पास हक है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके, आपकी प्रोटेक्शन हो आपकी ज़िंदगी में, और आप बेसिकली आपकी जो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है कि आपके पास एक पर्सनल फ्रीडम भी हो, ठीक है। जैसे प्राइवेसी का कि अगर जैसे मान लो आपने मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, और मोबाइल में आपने पासवर्ड लगा के रखा है या फिर मोबाइल में आपने बहुत सारे कुछ भी डाउनलोड करके रखे हुए जो भी आपकी चीज़ें हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि वो आपसे पूछे कि बता तूने अपने मोबाइल में क्या क्या डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी प्राइवेसी, आप नहीं भी बताना चाहो तो नहीं भी बताओगे तो चलता है, ठीक है। जैसे रहता है ना कई बार स्कूल में हम लोग मतलब कॉलेजेस में रहता है कि टीचर लोग मोबाइल छीन लेते हैं और बोलते हैं अच्छा बता मोबाइल में क्या क्या चीज़ रखा है, ठीक है, या फिर मोबाइल का पासवर्ड बता। तो ऐसे टाइम पे आप चाहो तो नहीं भी बताते हो तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, और अगर आपसे जबरदस्ती की जाती है तो आप आर्टिकल 21 के तहत आप चाहो तो उनके ऊपर केस भी कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी जो है प्राइवेसी वो छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ पासवर्ड, लेकिन फिर भी मेरा जबरदस्ती पासवर्ड मांग रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 21 क्या है, देखिए। तो इसके अंदर 2 बातें हैं कि आपको लाइफ में कौन सी बेसिकली प्रोटेक्शन और कौन सा लिबर्टी में कौन सी लिबर्टी आपकी फ्रीडम से। तो अभी एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर लाइफ के बारे में बताया गया है बेसिकली लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें है, और आगे बेसिकली हम लिबर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले बताया क्या गया है, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा गया है पहले ये समझ लेते हैं। देखो कि कहता है कि देखो आर्टिकल 21 डिक्लेयर दैट नो सिटीजन कैन डिनाइड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। दिस मीन्स दैट अ person life and personal liberty can only be disturbed if that person has committed a crime। मतलब क्या कि देखो आपकी जो बेसिकली ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आपकी खुद की जो आज़ादी है, देखो पर्सनल लिबर्टी के अंदर घूमने फिरने की भी आज़ादी आती है, ठीक है। तो ये जो लिबर्टी है आपकी आज़ादी, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर मान लो जैसे आपातकाल भी आ जाता है, जैसे अगर देखो नॉर्मली होता क्या है कि अगर मान लो देश के अंदर इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, मान लो लड़ाई छिड़ गई है, ठीक है, चाइना के साथ लड़ रहे हैं या फिर पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, तो नॉर्मली हमारा जो आर्टिकल 19 जो है ना हमारा फ्रीडम वो छीन लिया जाता है कि अब आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आप असेंबली नहीं कर सकते। जैसे अब कोरोना हुआ था तो यहाँ पर अब देखोगे तो असेंबली बोलने की आज़ादी या फिर घूमने फिरने की आज़ादी छीन ली गई थी, ठीक है। तो देखोगे तो वहाँ पर नॉर्मली हमारे आर्टिकल 19 जो रहता है उसकी काफ़ी सारी आज़ादियाँ जो रहती है वो नेशनल इमरजेंसी में छीन ली जाती है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल 21 है ये कभी भी छीना नहीं जाता है, ठीक है, चाहे कितनी भी नेशनल इमरजेंसी है, क्योंकि इसके अंदर लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ थोड़ी कोई छीनेगा। मान लो नेशनल इमरजेंसी है तो थोड़ी आपको कोई मार देगा, ठीक है। तो आपकी बेसिकली आर्टिकल 21 कोई नहीं छीनता है। लेकिन अगर आप कोई लॉ तोड़ते हो, यानी अगर लॉ में लिखा हुआ है कि आपको ये काम नहीं करना और आपने वो काम कर दिया, यानी कोई क्राइम कर दिया, जैसे आप मान लो लॉ में लिखा है जैसे कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है, आपने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, या फिर मान लो आपने जैसे अब रहता है ना टेररिस्ट लोग रहते हैं, मान लो आप टेररिस्ट बन गए और आप चले गए कहीं पे बॉम्ब फोड़ दिए, ठीक है, बहुत लोगों को मान लो 100-200 लोग मर गए आपके वजह से, ठीक है, आपने मार दिया 100-200 लोगों को बॉम्ब फोड़ कर। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है, कानून तोड़ा है, और जो कानून में प्रोसीजर लिखा था उस हिसाब से फिर आपकी जो भी बेसिकली लिबर्टी है, आज़ादी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी की, ये हो सकता है तब छीनी जा सके। जैसे आप देखोगे फांसी की सजा हो जाती है तो वहाँ पर देखोगे तो बेसिकली आपकी लाइफ छीन ली जा रही है वहाँ पर। तो आपका ये जो राइट टू लाइफ है कि आपको जीने का हक है, ये छीन लिया जाता है अगर आप लॉ को तोड़ते हो। लॉ में जो भी प्रोसीजर्स है अगर उसके हिसाब से नहीं चलते हो तब आपको बेसिकली कानून के हिसाब से आपको जो भी सजा देनी रहेगी वो दे दी जाती है। और एज अ क्राइम क्योंकि आपने क्राइम किया है तो आपकी जो भी बेसिकली राइट है आर्टिकल 21 का, आपको जीने का हक है वो भी छीन लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो काफ़ी सारे लोगों को फांसी हो जाती है, ठीक है।
ओके तो वही सारी चीज़ें लिखी गई है। आगे क्या लिखा है कि हाउएवर द राइट टू लाइफ डूज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। मतलब क्या, देखो आपके पास देखो ये जीने का हक है, यानी राइट टू लाइफ है, यानी आपके पास जीने का हक है कि आप अच्छी तरीके से जी सकते हो, घूम फिर सकते हो, ये सारी चीज़ों का हक है, ठीक है। लेकिन आपके पास राइट टू डाई नहीं है, यानी आपके पास मरने का हक नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आपको यह हक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, तो अगर कल को अगर आप सुसाइड करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने एक लाइफ को छीनने की कोशिश की है, यानी एक आदमी को मारने की कोशिश की है। अब ये नहीं देखा जाएगा वो किसको मार रहे थे, अपने आप को ही मार रहे थे, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि एक लाइफ को मार रहे थे, किसी की लाइफ छीन रहे थे आप, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, आपको सजा मिलेगी और ये एक ऑफेंस माना जाता है, एक क्राइम माना जाता है, ठीक है। आप देखा भी होगा, आपने सुना होगा कि अगर आप सुसाइड करते हो और मान लो सुसाइड फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है, मतलब आपने सुसाइड करने की कोशिश की और आप बच गए बाई चांस, ठीक है, और पुलिस को पता चल जाता है, तो पुलिस आपको 1 से 1.5 साल की सजा भी दे सकती है, ठीक है, मतलब जेल में डाल देगी आपको कि भैया ये तो सुसाइड कर रहा था, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में आपको बेसिकली इस चीज़ का हक नहीं है कि आप मर सकते हो, राइट टू डाई है ही नहीं आपके पास, ठीक है, मरने का हक नहीं है आपके पास सिर्फ जीने का हक है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को भी नहीं मार सकते हो, ओके। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड बीइंग इंटरप्टेड एज अ क्राइम एज सीन मेनी डिबेट्स। मतलब क्या बेसिकली कि इसको हमने एक सुसाइड जो है उसको हमने एक क्राइम बना दिया है, कि बेसिकली ये जो है सुसाइड, इसको एक क्राइम बना दिया। अगर कोई सुसाइड करता है तो हम ये मानेंगे कि उसने क्राइम किया और उस हिसाब से उसको सजा भी दी जाएगी, ठीक है। सो आगे क्या लिखा है देखो कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव अ लैंडमार्क रूलिंग इन द ईयर 1997। द कोर्ट रिपीलेड सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। बेसिकली देखो इंडियन पेनल कोड होता है क्या, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मे भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इंडियन पेनल कोड वो है जैसे आपने सुना होगा ना कि धारा 104 के तहत आपको ये सजा होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आप क्राइम करते हो, जो भी मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, तो उसके रिलेटेड जो भी आपको सजा देनी होती है, तो वो पेनल कोड जो होता है, बेसिकली जो भी पेनल्टी कोड, पेनल कोड मतलब कि बेसिकली जो भी आपने सजा की है, ठीक है, मतलब जो भी आपने क्राइम किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी बेसिकली प्रोसीजर रहेगी कि भैया आप क्राइम कर दिया तो उसके बाद आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो वो बेसिकली इंडियन पेनल कोड में लिखा होता है कि जो भी आप क्राइम करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी आपको बेसिकली क्राइम के बाद आपको जो भी मतलब पनिशमेंट देनी है, तो वो इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ रहता है। तो बेसिकली 309 जो है वहाँ पर इसी को डाल दिया गया है, भैया सुसाइड जो है वो भी एक क्राइम है, ठीक है। सो under which people attempt suicide could face prosecution and prison term of up to 1 year, यानी 1 साल से ज़्यादा तक की आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। इन द ईयर 1996 however another सुप्रीम कोर्ट रूलिंग nullified the earlier one, ठीक है। बेसिकली देखोगे तो अगले उसके बाद देखोगे, देखो 1994 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो था उसने 309 बेसिकली पेनल कोड के 309 जो है सेक्शन 309 उसके अंदर इसको डाल दिया भैया जो ये सुसाइड जो है वो एक क्राइम है। और उसके बाद फिर देखोगे तो वापस से 1996 में यानी 2 साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इसी को ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, भैया आप तो कोई ये मतलब सुसाइड करने का ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की आपके पास खुद की जान लेने का भी हक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है कि आपके पास ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के अंदर आखिर कौन सी आपको लाइफ की आज़ादियाँ मिलती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि राइट टू लाइफ इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। मतलब क्या, जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, रास्ते से जा रहे थे, कैंसर खराब है, ठीक है, तो धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं की वजह से देखोगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी और कल को हो सकता है आप मर भी जाओ, ठीक है, उस हेल्थ खराब होने की वजह से, ठीक है। तो देखोगे ये टाइप से तो उस आदमी के साइलेंसर की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है और आपकी लाइफ खतरे में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये भी आपका हक है कि आप हेल्दी इन्वायरमेंट में जिए हो ताकि आपकी जो लाइफ है वो बची रहे। और इसलिए आपने देखा वो पुलिस लोग जो रहते हैं, ऐसा किसी का साइलेंसर खराब रहता है, ज़्यादा धुआं निकलता रहता है, तो ऐसे टाइम पर पुलिस वाले उसकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं कि भैया इसका साइलेंसर खराब है, गाड़ी रख साइड में, ठीक है, तो साइड करा लेते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके पास राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी आपके पास सम्मान से जीने का भी अधिकार है, ठीक है। आपका कोई सम्मान मतलब ऐसा नहीं कि भैया जैसे रहता है ना, कोई मान लो आपको गाली दे रहा है तो आपके पास ये हक है कि आप एक सम्मान की ज़िंदगी जिए, आपका ये कोई हक नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो ये भी एक है कि एक अच्छा लाइफ जीने का, मान लो लोग आपकी बेइज्जती करते जा रहे, लोग आपके ऊपर हंस रहे, तो लोग सुसाइड इसीलिए तो कर देते हैं। तो इसलिए आपका ये हक है कि आप ह्यूमन डिग्निटी जो है, यानी एक रहता है ना इज्जत समाज के अंदर, वो आपको मिले, ठीक है। तो ये भी आपका राइट है। उसके बाद होता है राइट टू लाइवलीहुड, यानी जीने के लिए जो भी खाना पीना रहता है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए तो चाहिए ही ना। अगर आपको ये मिलेगा ही नहीं तो आप तो ऐसे ही मर जाओगे, खाना पीना देंगे नहीं। अगर मान लो सरकार जो है, मान लो आपके आसपास में खाने पीने की सप्लाई बंद कर देती है तो आपको मिलेगा नहीं खाने पीने को, या फिर रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगे? ऐसे ही मर जाएगा आदमी जब खाना नहीं मिलेगा या फिर पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये राइट टू लाइवलीहुड भी जो है ये आपका अधिकार है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो भी लाइवलीहुड है, यानी जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए रहती है वो आपको मिले, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो इसका जो फोर्थ बेसिकली चीज़ होता है वो होता है राइट टू एजुकेशन एंड सो ऑन, यानी क्या बेसिकली कि आपको एजुकेशन का भी हक है। यानी एक ज़िंदगी ऐसे क्या फ़ायदा जिसके अंदर एजुकेशन, अगर आप पढ़े
लिखे होते हो तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी पाओगे, ठीक है, तभी आपका मतलब दिमाग अच्छी तरह से डेवलप हो पाएगा। तो बेसिकली आपके पास एजुकेशन का भी हक है कि आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसलिए देखोगे तो अब ये मैंडेटरी है कि जो गवर्नमेंट है, इसलिए देखा होगा आपने सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती है, ठीक है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनके बेसिकली लोगों की ये फंडामेंटल राइट है कि उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन तक, ठीक है, मतलब 8वीं तक, पहली से लेकर 8वीं तक, ठीक है। और आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में भी लोग बच्चे लोग को बेसिकली पढ़ाया जाता है, मिलता भी है खाने वाने के लिए। तो वही बेसिकली राइट टू एजुकेशन का भी आपको हक है, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरीके से आप काट सको। ओके, जीना तो अगर नहीं भी जी पाते हो तो कम से कम काट भी सको ज़िंदगी को, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लाइफ के अंदर आता है। और वहीं पे लिबर्टी देखोगे, पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो देखो पर्सनल लिबर्टी जो है बेसिकली उसके अंदर आता है बेसिकली जैसे कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, यानी आपको घूमने फिरने की आज़ादी है। जैसे अगर मान लोगे कि आपका मन करता है कि चलो हम चलते हैं स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए, ठीक है, तो आपके पास पैसा, आप चाहते हो घूमने जाने के लिए, और मान लो सरकार आपका जो पासपोर्ट है वो सीज कर ले रही है, आपका पासपोर्ट रख ले रही है, दे ही नहीं रही है पासपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, मतलब पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम जो है वो, क्योंकि सरकार आपका छीन रहा है, तो एक टाइप से देखो तो आपका जो फंडामेंटल राइट है वो छीना जा रहा है, आपकी घूमने फिरने की आज़ादी छीन ली जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपका बेसिकली पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है कि आपको घूमने फिरने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। उसी में आता है राइट टू प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी रखने का भी हक है, ठीक है। जैसे मोबाइल का पासवर्ड है, या फिर मान लो आप चाहते हो भाई कि मैं अकेले रहूँ, ठीक है, तो अकेला रहना भी एक टाइप का प्राइवेसी है, ठीक है। मान लो आप अकेले एक रूम के अंदर बैठे हुए और आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, तो ये जो एकांतवास है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये भी रखने का आपको अधिकार है। तो ये प्राइवेसी के अंदर ही आ जाता है कि आप अकेला रहना चाहते हो, आपको प्राइवेसी चाहिए कुछ समय के लिए, ठीक है, आप अकेला रहना चाहते हो। ओके, तो इसका भी आपके पास अधिकार है कि आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा भैया तू अकेले नहीं रहेगा, अकेले रहेगा मालूम पड़ा बम फोड़ दिया, काम कर हम लोग के साथ रहे, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई नहीं बोल सकता, आपको अकेले रहने का भी हक है। उसके बाद देखोगे तो राइट टू लीगल एड, यानी क्या कि अगर आपको मान लो कल को कोई प्रॉब्लम होती है और आपको कानूनी कार्रवाई किसी चीज़ से रिलेटेड करनी है, तो आपको उसका भी अधिकार है कि आपके पास भी लीगल एड है। यानी अगर आप चाहते हो कानून के पास जाना किसी चीज़ के लिए, मान लो कोई क्राइम हो गया आपके साथ, कोई भी मान लो आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप चाहो तो जा सकते हो कोर्ट के पास और लीगली जो भी सिचुएशन को हैंडल करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप लीगल एड मतलब बेसिकली कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने सिचुएशन को मदद करने के लिए, ठीक है, मतलब अपने लाइफ को ठीक करने के लिए, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू स्पीड ट्रायल ऑफ कोर्ट केसेस, यानी क्या कि अगर मान लो कोर्ट जो है आपको तारीख पे तारीख देते जा रहा है, तो आप ये भी चाहो तो कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कोर्ट को कि मेरी बेसिकली हमारी जो ट्रायल है, मतलब बेसिकली हमारी जो पेशी है, मतलब जो मैंने आपको केस दिया है उसको आप फटाक से लो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये केस है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, आप ये बोलने की अधिकार है, ठीक है। ऐसा कोर्ट नहीं बोलेगा तू कौन होता है ये बोलने वाला, मैं तेरा पहले लूंगा, नहीं लूंगा तेरा पहला, ठीक है। ऐसा कोर्ट आपको नहीं बोल सकता, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मेरा पहले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी केस है, तो ऐसे टाइम पर कुछ कोर्ट जो रहेगा वो देखेगा हाँ भाई सच में इसका ज़रूरी है कि नहीं, और फिर आपका स्पीड ट्रायल ले लेगा, पहले आपका केस ले लेगा, ठीक है। तो ये आपका ये अधिकार है। उसके बाद होता है राइट ऑफ अ प्रिजनर विथ फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू प्रिजन रेगुलेशन एंड सो ऑन। मतलब क्या बेसिकली यहाँ पर है कि जो प्रिजनर होते हैं, यानी अगर मान लो कल को आप जेल में चले जाते हो, आपने देखा होगा जेल में कोई आदमी चला जाता है तो घर वाले उसको टिफिन देने के लिए या फिर घर वाले आते हैं उससे थोड़ा बहुत आधा घंटा 10 मिनट मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। मतलब जो भी नियम कानून रहता है उसको फॉलो करते हुए 10-5 मिनट जितना भी टाइम मिलता है बात करने के लिए उतना के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रिजनर होते हैं, यानी अगर मान लो कल को आप जेल में भी चले जाते हो तो भी आपको ये अधिकार है कि आप अपनी फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के साथ में कुछ समय के लिए सोशलाइज यानी बातचीत कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो भी रेगुलेशन रहेंगे उनके हिसाब से, जो भी प्रिजनर रेगुलेशन रहेगा कि भैया 10 मिनट आप बात कर सकते हो। ओके, एंड देखो बेसिकली ये भी जो हमारा आर्टिकल 21 भी जो बेसिकली हमारा है, इसके अंदर भी आपको वही सारी रिस्ट्रिक्शन का याद रखना है कि ये जो बेसिकली लिबर्टी आपको जैसे घूमने फिरने की आज़ादी, तो ये नहीं कि आप कहीं पे भी घूमने फिरने लग जाओ, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे तो वही सारे 8 रिस्ट्रिक्शन रहेंगे कि आप देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, आपको बोलने की आज़ादी या फिर घूमने फिरने की आज़ादी, तो कहीं पे भी सिक्योरिटी के ऊपर खतरा नहीं हो सकते, ठीक है। आपको लीगल एड है तो ये नहीं कि दूसरे के ऊपर कुछ भी एफआईआर कर दो, ठीक है। दूसरे की जो भी मतलब आपको मॉरलिटी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 8 रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखते हुए आपको ये अपने पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो आपको आर्टिकल 21 का जो फ्रीडम है आपको ये याद रखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो वो 8 रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल 21 हो गया। अब देखो आर्टिकल है आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। अब आर्टिकल 21 का ए क्या है, तो ये बोलता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है। इसको बाद में डाला गया था। देखो जितनी भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रहती है ना ABCD, वो सब देखोगे तो वो बाद में डाली गई रहती है, ठीक है। पहले नहीं डाला गया था, ये बाद में डाला गया था। तो कब डाला गया था, तो देखोगे तो ये 2002 में डाला गया था राइट टू एजुकेशन को, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। 2002 में बेसिकली इसको डाला गया था, 2002 के अंदर
राइट टू एजुकेशन को, जो कि था हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी इससे पहले 85 अमेंडमेंट हो चुके थे और ये 86th वाला अमेंडमेंट था जो कि था राइट टू एजुकेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया था। ठीक है, और बेसिकली इसको डाला कहा गया तो आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया गया था। ठीक है, क्यों डाला गया? क्योंकि ये भी एक टाइप का देखो तो फंडामेंटल राइट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट राइट है। पहले क्यों नहीं डाला गया था? क्योंकि देखो पहले होता क्या था, जैसे अब तुरंत हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कंट्री के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपने देश के लोगों को फ्री में पढ़ा सके। ठीक है, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं कि हम अपने देश के लोगों को ढंग से खाना पीना दे सके, तो हम कैसे लोगों को फ्री में पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पर देखोगे तो इसको एक लीगल राइट बेसिकली कह सकते हो, इसको एक ड्यूटी बना दी गई थी गवर्नमेंट की कि वो चाहे तो अपनी ड्यूटी को फॉलो कर सकते हैं। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ड्यूटी का मतलब होता है कि आपका ये काम है, आपको करना चाहिए। ठीक है, आप नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली राइट टू एजुकेशन को उस टाइम पर देखोगे तो एक ड्यूटी बनाई गई थी, एक फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में 2002 में इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि नहीं, ये एक मौलिक अधिकार है लोगों का, उन्हें एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसको एक प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन को कि फ्री में मिलनी चाहिए लोगों को। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है, तो देखो बेसिकली इसके अंदर एक ही क्लॉज है जो कहता है कि द स्टेट शॉल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। मतलब क्या बेसिकली कि जो स्टेट रहेगा यानी जो भी गवर्नमेंट रहेगी वो अपने जितने भी बच्चे हैं अपने मतलब देश के, उन सबको मिनिमम जो 6 से लेकर 14 साल के बीच के बच्चे उनको फ्री एजुकेशन देगी। बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन होता है पहली से लेकर 8वीं तक के, उनको वो फ्री एजुकेशन देगी, जो भी 6 से लेकर 14 साल के बच्चे रहेंगे उससे। ठीक है, उसके ऊपर को अगर नहीं भी देती है फ्री एजुकेशन, अगर मेरिट के ऊपर भी देती है, भैया अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपको देंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम 14 साल से अगर कम का कोई बच्चा है या फिर 14 साल का है तो उसको जो है फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली राइट टू एजुकेशन के अंदर आता है। ओके, अब देखोगे बेसिकली तो पहले ये कहा था, तो पहले ये हमारा आर्टिकल 45 का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था। ठीक है, बेसिकली देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है, बेसिकली उसके अंदर वो आर्टिकल्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट की बेसिकली कह सकते हो ड्यूटी होती है। देखो ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने देश को साफ सुथरा रखो। ठीक है, आपकी ड्यूटी है ना कि भैया हमारा देश है तो हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन आप नहीं भी रखते तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप मान लो मैं आपको बोलूँ भैया आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए, आपका देश है तो साफ सुथरा रखना चाहिए आपको, तो आप बोलोगे यार मैं नहीं रखेगा, जा मैं क्या कर लेगा तू मेरा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप नहीं भी अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हो तो भी चलता है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली वो ड्यूटीज थी जिसके अंदर अगर आप उन्हें फॉलो नहीं भी करते हो, मतलब कुछ ऐसी ड्यूटीज थी जिन्हें आप फॉलो नहीं भी करते हो, उन ड्यूटी को नहीं भी पूरा करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ओके, तो उस टाइम पर यह आर्टिकल 45 में था ये, लेकिन बाद में इसको यहाँ से हटा दिया गया और बाद में इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि नहीं, 2002 में सोचा गया कि भैया नहीं, इसको तो एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए लोगों का। मतलब एक बहुत बड़ा जरूरी है कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बाद में इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया 45 को। ठीक है हमारा, ठीक है, और देखो इसके आगे क्या लिखा गया है, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है देखो कि आर्टिकल 51 इज ऑल्सो अमेंडमेंट। ठीक है, आर्टिकल 51 जो है उसको भी अमेंड किया गया था, उसको भी चेंजेस लाए गए थे आर्टिकल 51 के ए के। बेसिकली देखोगे आर्टिकल 51 का जो ए है वो भी बेसिकली उसी से रिलेटेड है। ये मतलब बेसिकली ये भी एक टाइप से ये पेरेंट्स के ऊपर है कि पेरेंट्स और जो गार्डियंस है वो उनकी जिम्मेदारी है। बेसिकली देखो आर्टिकल 51 का जो ए है बेसिकली उसके अंदर बोला गया, यहाँ पर देखो तो ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर बोला क्या गया था कि देखो जो पेरेंट्स होते हैं, मान लो आप पेरेंट हो, आपके 2 बच्चे हैं या फिर एक ही बच्चा है, कितने भी बच्चे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपका बच्चा है और वो 6 साल और 14 साल के बीच में है तो आपकी जिम्मेदारी है और आपके लिए ऑब्लिगेशन है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, अगर पैसा है तो, और नहीं पैसा है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ उन लोग को। ठीक है, तो ये बेसिकली पेरेंट्स के लिए था। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी लड़की लोग को नहीं पढ़ाते, तो उन लोग के लिए बेसिकली खास करके था कि आप अपने बच्चों को जो है अगर वो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं तो उनको पढ़ाओगे। तो उस टाइम पर देखो तो आर्टिकल 51 के जो ए है उसको भी अमेंड किया गया था, चेंज किया गया था, और ये बना दिया गया कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है अब कि वो अपने बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, और जरूरी है पढ़ाना, कंपलसरी, जो नहीं पढ़ाएगा उसको जेल में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब आर्टिकल 22 क्या कहता है। बेसिकली देखो आर्टिकल 22 जो है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी क्या, देखो इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको कब कब अरेस्ट किया जाएगा और कब कब डिटेंट किया जाएगा। मतलब बेसिकली आपको बताता हूँ। बेसिकली देखो नॉर्मली अगर मान लो आपने कोई क्राइम किया रहता है, जैसा आप अगर मान लो आपने कोई चोरी चकारी कर ली या फिर किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो आपको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपने कोई क्राइम कर दिया है तो आपको वारंट दिखाया जाता है, कभी कभी वारंट नहीं भी दिखाया जाता है और आपको जेल में लेके चले जाते हैं। ठीक है, पुलिस वाले आपको रिमांड बहुत ज़्यादा मारती है और उसके बाद आपको कोर्ट में लेके जाया जाता है, फिर आपके ऊपर जो भी रहती कार्रवाई वो की
जाती है, उसके बाद आपको सजा मिलती है, ठीक है, नॉर्मली यही होता है, ठीक है। तो इसको हम अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन से सिनेरियो में आपको अरेस्ट किया जाएगा, कब आपको वारंट दिखाया जाएगा, कितने समय में आपको जज के पास लेके जाया जाएगा, बेसिकली ये सारी चीज़ों के बारे में, और कब आपको बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जाएगा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आपने अभी कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन पुलिस या फिर बेसिकली किसी को भी आपके ऊपर शक है कि आप आगे जाकर कोई क्राइम कर सकते हो, या फिर लोगों को आपके ऊपर शक है, जिसके उस शक के बिना पर आपको अगर जेल में डाला जाता है, तो बेसिकली उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, कि हम प्रिवेंट करने के लिए कि आगे कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके लिए आपको डिटेंट करते हैं, यानी जेल में बंद करते हैं या फिर नजर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं। तो कब कब बेसिकली आपके साथ किया जाएगा, तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, या एक नॉर्मल अगर सिचुएशन होती है, तो अगर मान लो अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, मान लो नॉर्मली एक सिचुएशन है कि आपने कोई क्राइम कर दिया है, तो उस टाइम पर बेसिकली आपको किया जाता है अरेस्ट, ठीक है। और अरेस्ट को बेसिकली अगर देखोगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में एक और भी नाम दिया गया है, जिसको हम पुनिटिव डिटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, कि आपने कोई क्राइम कर दिया और उसके बाद आपको अब जेल में डाला जा रहा है, ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अभी आपने कोई क्राइम किया नहीं है और क्राइम करने से पहले ही आपको जेल में डाल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों का मतलब होता है, ओके। तो अगर मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया और अब आप अरेस्ट होने वाले हो, तो उस टाइम पर बेसिकली होगा क्या कि देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज बोली गई है कि देखो नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर हिज, मतलब क्या कि आपको बेसिकली जेल में कोई भी डाल नहीं सकता, उसको बताना पड़ेगा कि हम आपको जेल में क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली वारंट दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये जो वारंट होता है ना हमारा, आपने सुना होगा कि भैया हम अरेस्ट वारंट लेके आए हैं। वारंट का मतलब बेसिकली हम परमिशन लेके आए हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि आपने क्राइम किया है और इस प्रूफ की वजह से हम आपको जेल में डालने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही पहला है इसका चीज कि बेसिकली आपको कोई भी अरेस्ट नहीं करेगा, आपको ये बताया जाएगा कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपको वारंट दिखाया जाएगा, तभी जाकर आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफाइन हिमसेल्फ द लॉयर ऑफ हिज चॉइस, मतलब क्या कि देखो यहाँ पर बोला गया है, देखो पहली चीज तो बोली गई है कि आपको पुलिस जो है जब आपको पकड़ने आएगी तो उस टाइम पर आपको वारंट दिखाएगी, ठीक है। नॉर्मली देखोगे तो वारंट दिखाया जाता है अगर आपने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है, जैसे मान लो आपने किसी के साथ हाथ पैर मारपीट की थी, ठीक है, या फिर किसी दंगे फसाद में आप गए थे, तो वहां पर आपको वारंट दिखाकर आपको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। और अगर मान लो आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है, मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया है, चाकू डाल के घुमा दिया पेट में और मर गया आदमी, तो ऐसे टाइम पर बेसिकली उस टाइम पर वारंट नहीं दिखाया जाता है, उस टाइम पर बस आपको बोल दिया जाता है कि इस आदमी ने मर्डर किया इसलिए इसको जेल में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर वारंट नहीं भी दिखाते हैं, ठीक है। आपको बता दे रहा हूं सिनेरियो कि अगर आपने कोई छोटा मोटा क्राइम किया रहता है तो बेसिकली उस टाइम पर आपको वारंट दिखाया जाता है, लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा क्राइम किया, कोई सीरियस क्राइम किया है, तो उस टाइम पर देखोगे तो वारंट नहीं भी दिखाया जाता है, तो चल जाता है, आपको डायरेक्टली भी जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड चीज क्या लिखी है, यहाँ पर लिखा है सेकंड ये कि देखो अगर मान लो आप अरेस्ट हो जाते हो, आपको जेल में डाल ही देते हैं, ठीक है, कैसे भी डाल देते हैं, तो उस टाइम पर आपको अरेस्ट होने के बाद आपके पास ये हक है कि आप अपने पसंदीदा लॉयर को चुन सको, ठीक है। मान लो आपको कोई बहुत बड़ा लॉयर चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो भैया मेरे को जल्दी से जल्दी जेल से निकलना है, तो मैं इंडिया का सबसे बड़ा लॉयर चूज करूंगा, तो आपके पास ये हक है कि आप अपने मनपसंद का लॉयर को चूज कर सकते हो। आपको कोई बोलेगा नहीं तुम ये वाले लॉयर को नहीं लोगे, तुम इसी लॉयर के साथ अपना केस लड़ने वाले हो, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई कर नहीं सकता, आप अपने मनपसंद का लॉयर को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सेकंड हक होता है कि आप अपने मनपसंद का लॉयर जो है उससे चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अब तीसरी बात यहाँ पर क्या बोली गई है, तीसरी बात बोली गई है ये कि एन अरेस्टेड, यानी अगर आपको अरेस्ट कर दिया जाता है, सिटीजन हैज टू ब्रॉड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, यानी क्या कि अगर मान लो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो अरेस्ट होने के ठीक 24 घंटे बाद, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर जो पुलिस होता है, मान लो आपको पुलिस जो है वो अरेस्ट करके थाने में लेके चली गई, ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन में लेके चली गई अरेस्ट करके और जेल में डाल दी, मतलब जेल नहीं सॉरी पुलिस स्टेशन में डाल दिया, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन में डालने के बाद अगर बेसिकली देखो पुलिस का काम क्या रहता है कि बस जो भी अपराधी है, क्रिमिनल है, उसको पुलिस पकड़ती है और 24 घंटे के अंदर अंदर बेसिकली नियम है कि पुलिस को जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उस क्रिमिनल को जो है वो मजिस्ट्रेट यानी जो जज होता है उसके पास पेश करना होता है, यानी कोर्ट में जाकर उसको दिखाना होता है कि हाँ भाई इसी ने क्राइम किया है, अब आगे आपको जो सुनवाई करनी है करो इसके ऊपर, ठीक है।
तो वही बेसिकली यहाँ पर थर्ड लॉ यही बेसिकली इसका जो थर्ड चीज़ है वो यही कहता है कि जो बेसिकली अगर मान लो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो अरेस्ट होने के ठीक 24 घंटे के अंदर, यानी कि मतलब 24 घंटे से अगर ऊपर हो जाता है तो अगर जज चाहे तो वो पुलिस की नौकरी तक छीन सकता है कि भैया तुमको कौन परमिशन दिया कि तुम 24 घंटे से ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली नियम है कि जो पुलिस है वो 24 घंटे के अंदर जो है उससे जो भी मतलब क्रिमिनल है उसे जज के पास लेके जाना रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर जज मान लो सजा देता है इसको जेल में डाल दो, ठीक है। तो जेल में बेसिकली पुलिस मारती नहीं है, ठीक है। पुलिस मारती का है पुलिस रिमांड में, मतलब क्या कि अगर मान लो जैसे अगर आप जेल में मतलब कोर्ट में जाते हो और कोर्ट में मानता है सबूत, ठीक है, मान लो सबूत वबूत मांग रहे तो पुलिस वाले से बोलते हैं आप लोग सबूत इकट्ठा कीजिए कि इन्होंने ये क्राइम किया है। तो ऐसे टाइम पर जो पुलिस वाले अगर वो बोलते हैं कि भैया हमको इस या जो आदमी इसको हमें रिमांड में दे दो, रिमांड मतलब कि हमने आपको दिया था उसको हम वापस से मांग रहे, री डिमांड कर रहे, वापस से मांग रहे इसको आदमी को, ताकि हम इससे जो भी सच्चाई है वो उगलवा सके, बातचीत करवा सके और जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकलवा सके। तो इसलिए हमें वापस इसको दे दो और कुछ कम समय का टाइम दे दो, 15-20 दिन का टाइम दे दो, ताकि हम इससे जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सके, ताकि इंफॉर्मेशन निकल सके, ठीक है, प्रूफ निकल सके। तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो जज जो है वो आपको रिमांड में दे देता है पुलिस के, तब पुलिस आपको मारती है, ठीक है। तो देखोगे तो बेसिकली पुलिस जब आपको मारती है ना तो वो पुलिस जो रहती है वो पुलिस रिमांड में आपको मारती है। आपने सुना होगा पुलिस रिमांड में जाओगे तो बहुत मार खाओगे, पुलिस बहुत मारती है, ठीक है। जेल में कोई भी नहीं मारता, जेल में तो जेलर होता है वो मारता ही नहीं आपको। जेल में बस आप जेल के अंदर रहते हो, वहाँ पर सीनियर जो रहते हैं, जो मतलब पुराने जो मतलब कैदी रहते हैं वो लोग आपको बस परेशान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका थर्ड यही है कि आपको जो है अगर आप जेल में चले जाते हो, पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी भी नजदीक वाले जज के पास लेके चला जाए, ठीक है। और अगर उससे लेट होता है तो आप चाहो तो ये केस भी कर सकते हो कि मुझे 24 घंटे से ज्यादा जेल में मतलब पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था मुझे, ठीक है। तो पुलिस से पूछा जाएगा कि इससे ज्यादा क्यों रखा था तूने, ठीक है। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा तो उसको बेसिकली उसकी वर्दी भी छीनी जा सकती है, ठीक है, कि भैया फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका तीसरा चीज़ है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आदमी जो है उसको पेश करना है मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ चीज़ क्या बोली गई है कि एन अरेस्टेड पर्सन कैन नॉट बी डिटेनेड इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी क्या कि आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। जो मैंने बोला, अगर मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर दे देता है हाँ ठीक है इसको रिमांड में रख लीजिए, तो उस टाइम पर आप 15-20 दिन का टाइम देता है आपको, तो आप 15-20 दिन तब रख सकते हो जितना टाइम मिला है, ठीक है। तो उस टाइम पर आप रख सकते हो। लेकिन नॉर्मली अगर आपने मान लो किसी को अरेस्ट करके लेके आया है तो आप 24 घंटे के अंदर आपको जिम्मेदारी है कि आप उसे लेके जाओ मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है, मतलब जो जज है उसके पास लेके जाओ, ओके। तो ये होता है नॉर्मली अगर आप एक अरेस्ट हो, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर होता है, यानी अगर आपने कोई क्राइम कर दिया और तब अगर आपको जेल में डाल दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है, तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब अगर मान लो पुलिस वाला आपको 24 घंटे से ज़्यादा रख लेता है तो आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर सकते हो कि ये जो पुलिस वाला है मेरे को 24 घंटे से ज़्यादा जेल में रखा है और अभी भी जेल में रखा है, तो इस पुलिस वाले को बोलो कि अभी मुझे निकालने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उस पुलिस वाले को भाई क्या तकलीफ है तेरे को, निकालो उसको, काय को रखा है तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि आपको 24 घंटे तक ही जेल में रखा जाए, मतलब पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अरेस्ट से रिलेटेड है। अब देखो कई बार होता है कि कुछ लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, उनके होने की वजह से ही कई बार होता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर देखोगे जब देखोगे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो मतलब कई बार होता है कुछ लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी जो होती है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो पुलिस होती है या फिर जो भी गवर्नमेंट होते हैं उनको लगता है इस आदमी को हमें कुछ समय के लिए बेसिकली डिटेन करना, मतलब नज़रबंद कर देना चाहिए, नहीं तो अगर समाज में रहेगा तो जहर फैलाएगा रहता है ना। कुछ नेता लोग रहते हैं जो भड़काऊ बयान देते रहते हैं, तो कई बार होता है गवर्नमेंट जो रहती है उन नेताओं को डिटेंशन दे देती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी उसने अभी कोई क्राइम किया नहीं है लेकिन हमको लगता है वो आगे कोई क्राइम कर देगा, इसलिए हम उसको पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन दे देते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता क्या है, तो मेनली देखोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये होता है जैसे 370 हटा था जब, ठीक है, जब 2019 में अगस्त में जब 370 हटा था, तो उस टाइम पर देखोगे तो बेसिकली जो कश्मीर के जितने भी नेता लोग थे, ठीक है, जितने भी वहाँ के नेता लोग थे उन सबको देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया था, यानी नज़रबंद कर दिया था। मतलब उनके घर के अंदर उनको हाउस डिटेंशन दे दिया था कि घर के अंदर ही बंद कर दिया गया था, मोबाइल टीवी नेटवर्क कुछ नहीं रहेगा उनके पास, घर में बैठे रहो चुपचाप से, घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो बेसिकली उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया गया था, क्योंकि अगर मान लो उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो उन लोग फिर ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान देंगे ताकि
ताकि फिर देखोगे कश्मीर में दंगा फसाद होने लग जाता, भैया 370 कैसे हटा रहे हो तुम लोग, नहीं हटा सकते, कश्मीर आज़ाद देश है, ये सारी चीज़ों का होने लगता है, इसलिए उन्होंने उनको डिटेन कर दिया था। ठीक है, तो उस टाइम पर देखोगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ओके, अब देखोगे तो बेसिकली ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके अंदर किया क्या जाता है, तो कोई भी आदमी अगर हमको लगता है कि ये कोई क्राइम आगे कर सकता है तो उसको हम जेल में डाल देते हैं इस बात पे कि भैया हमको लगता है कि आगे कोई क्राइम कर देगा। ठीक है, अब इसको कितने समय के लिए जेल में डाला जा सकता है, मान लो पुलिस अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको जेल में लेके जा रही है, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, तो आपको कितने महीनों मतलब कितने दिनों के लिए लेके जा सकती है, तो टोटल यहाँ पर टाइम होता है 3 महीने का। ठीक है, कि मतलब क्या है कि आपको 3 महीने तक जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर जेल में लेके जा रहा हूँ, आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको डिटेंशन में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन मैं आपको इस बुना पर कि आप आगे कोई क्राइम कर सकते हो इसलिए मैं आपको जेल में लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पर बेसिकली मैं आपको 3 महीने तक आपको जेल में रख सकता हूँ, डिटेंट करके रख सकता हूँ। ठीक है, और कश्मीर में देखोगे तो उन लोगों को तो 6-6 महीना उससे ऊपर ही रखा था। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो नॉर्मली आप 6 महीने तक मतलब 3 महीने तक रख सकते हो डिटेंशन के अंदर किसी भी आदमी को, और अगर आप चाहते हो कि उसके टाइम को बढ़ा दूं, ठीक है, कि आप चाहते हो कि नहीं इसको और टाइम के लिए डिटेंशन में रखना होगा वरना अभी दंगा फसाद बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पर आप जो बेसिकली गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी बोर्ड होती है, जो बेसिकली एडवाइजर देता है जो, तो एडवाइजरी बोर्ड जो होती है अगर उसकी परमिशन से आप बेसिकली परमिशन ले लेते हो उससे, उस 3 महीने को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, और आप चाहो तो उसको 1-2 साल तक भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखो कश्मीर में जो नेता लोग थे उनको तो 6-6 महीने तक किया गया था, और वहीं पे 1975 में देख लो, वहां पर जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने भी यही काम किया था। मीसा एक्ट जो था बेसिकली वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही था, तो उस टाइम पे उन्होंने देखो 2 साल का जब इमरजेंसी चल रहा था हमारा, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था दूसरे देशों के साथ में, तो उस टाइम पर देखोगे तो उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया था कि काफी सारे जो नेता थे मतलब अपोजिशन पार्टी के, उन सबको जेल में डाल दिया था ताकि वोट जीत सके। ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्शन जीतने के लिए, तो बेसिकली ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, तो इसका अच्छा भी माना जाता है। बेसिकली देखोगे तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये हमारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया कैसे, तो देखो पहली बात तो देखो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसका जो कंसेप्ट है आया कहाँ से था। देखो 1919 में जो अंग्रेज लोग थे ना हमारे इधर, तो उन लोगों ने बेसिकली इसको लाया था ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को, जिसका नाम उन्होंने रखा था बेसिकली रॉयल एक्ट ऐसा कुछ था, तो उसको रखा था। ठीक है, अब वो बेसिकली जो एक्ट था वो ये कहता था कि भैया मतलब ये जो अगर मान लो हम किसी आदमी को हमको शक है कि आदमी कुछ कर सकता है, तो उस आदमी को हम बिना किसी दलील बिना किसी वकील मतलब कोई भी उसने कुछ भी उसको बोलने का दिया ही नहीं जाएगा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला, उसका कुछ मतलब बात ही नहीं सुननी जाएगी, उसको पकड़ेंगे जेल में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ऐसा ये बेसिकली नियम लाया था रॉयल एक्ट बेसिकली। तो मतलब देखोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो मतलब देखोगे एक टाइम से 370 देखो हटाते टाइम पे कितना काम का भी था। ठीक है, तो ये देखोगे तो कुछ रहता है ना, हर चीज़ की अच्छी चीज़ भी होती है बुरी चीज़ भी होती है, तो कई जगह पे अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी होता है जैसे 370 हटाने टाइम पे, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ठीक है, सो मे बी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको मे बी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जिसके अंदर हम आर्टिकल 22 और 24 पढ़ेंगे। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेंगे तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो क्वेश्चंस, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी करने के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, तो वो आपको बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से जाकर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ताकि वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सको इसकी PDF को। ओके, अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो मतलब 2-3 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो मे बी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, या से आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।